प्यारे बच्चों नमस्कार। आपकी सुबह फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल लर्न एंड शेयर पे। हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, और ये उसका 4th लेसन है। तो बच्चों लास्ट वाला जो हमारा 3rd लेसन था उसमें काफी सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। तो चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था यानी अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो हमने पढ़ा। और उसके बाद हमने पढ़ा TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर उसके कुछ अनुप्रयोग हमने पढ़े थे जिसमें हमने मरीचिका यानी मृग तृष्णा, जिसको अपन इंग्लिश के अंदर मिराज बोलते हैं, वो पढ़ा। इसके अलावा अपन ने पढ़ा कि डायमंड यानी हीरा ग्लो क्यों करता, चमकता क्यों है। और सबसे लास्ट में अपन ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु, वो अपन ने कवर किए। लेकिन बच्चों हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा इसका एक और एप्लीकेशन छूटता है, वो हमारा प्रिज्म है। एक समकोण त्रिभुज जो है, समकोण त्रिभुज के शेप का हमारे पास प्रिज्म होगा, वो अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वैसे तो प्रिज्म इस चैप्टर में अलग से आएगा, बट यहां पे स्पेशली हम TIR का यूज करके जो है एक समकोण त्रिभुज शेप का प्रिज्म लेने वाले हैं और हमारी वस्तु को इन्वर्ट करने वाले, उल्टा करने वाले हैं। ठीक है, तो वो हमारा पार्ट बच गया था, वो आज अपन देखने वाले हैं। साथ के साथ बच्चों हमारे लेसन में आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की 2 सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। वो है किसी गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। ये बहुत सारे बोर्ड के अंदर बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन इस पे बनता ही बनता है। ठीक है, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन है बच्चों वो है हमारे पास ये वाली, किसी लेंथ से अपवर्तन, यानी जिसको अपन लेंस मेकर फॉर्मूला भी बोलते हैं। कई जगह इसका नाम लेंस निर्माता सूत्र भी लिखा होता है। ठीक है, एक्चुअली लेंस मेकर एक साइंटिस्ट का नाम है। तो ये भी 4 से 5 मार्क्स का बहुत सारे एग्जाम में बहुत कॉमन क्वेश्चन है। मतलब ये 2 ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको ऑलमोस्ट हर एग्जाम में मिल जाएंगे, या तो ये डेरिवेशन या तो ये डेरिवेशन फिक्स है। ठीक है, फिर आप चाहे कोई भी किसी भी बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड हो आपका, या फिर उत्तराखंड बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, सबके अंदर ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो चलो अपना लेसन आज का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है प्रिज्म, वो अलग खत्म करेंगे। बच्चों फिर बता देता हूं, प्रिज्म हम अलग से पढ़ेंगे। ये कौन सा प्रिज्म है? ये प्रिज्म है TIR के एप्लीकेशन वाला, जिसमें हम इस तरीके के समकोण त्रिभुज के शेप का प्रिज्म यूज करेंगे। देखो आप यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो एक ऐसे प्रिज्म का अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं। जबकि बाद में जो प्रिज्म पढ़ेंगे वो हमारे पास एक्यूट एंगल का, यानी हम जिसके अंदर 60 डिग्री का कोण है, समबाहु त्रिभुज का एक प्रिज्म अपन वहां पे पढ़ेंगे। बट यहाँ पे अपने को एक प्रिज्म पढ़ना है जो कि समकोण शेप का है। तो बच्चों हमें करना क्या है, हम चाहते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, वो 90 डिग्री से रोटेट कर जाए, घूम जाए, या 180 डिग्री से रोटेट कर जाए। तो ऐसे घुमाने के लिए अपन जिस प्रिज्मों का यूज करते हैं वो समकोण शेप के त्रिभुज होते हैं। तो देखते हैं उससे इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। तो बच्चों देखो ये हमारे पास प्रिज्म है, ठीक है ना, समकोण शेप का त्रिभुज हो गया। आपको क्या करना है, ये मान लो आपके पास वस्तु, ये हम बना देते हैं ग्रीन कलर की वस्तु है ना, हरी हरी वस्तु। ये हरी हरी वस्तु हो गई AB। ठीक है, और इस हरी हरी वस्तु में से हम प्रकाश की किरण को निकालने वाले हैं। तो मान लो इस हरी हरी वस्तु में से 2 प्रकाश की किरण निकली, एक निकली इसके टॉप से और एक निकली बच्चों इसके बॉटम से, यानी इसके पैरों से। ठीक है, तो बच्चों क्योंकि हमने इस सतह पर जो भी प्रकाश डाला है वो अभिलंब की दिशा में डाला, देखो इस पे जब आप अभिलंब खींचोगे तो इसके 90 डिग्री पे आएगा, और हमने लाइट को भी 90 डिग्री पे डाला है। तो इसका मतलब बिना किसी अपवर्तन के प्रकाश सीधा अंदर की तरफ एंटर कर जाएगा। अब वो पहुंचता है इस सतह पर। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जो कोण यहां पर होता है ना, जितना भी कोण यहां पर है, थीटा, चाहे वो 60 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, जो भी हो, उतना ही कोण यहां पर भी बनेगा। यानी अगर मैं यहां पर इसका अभिलंब ड्रॉ कर दूं, मान लो ये मैंने यहाँ पे अभिलंब ड्रॉ करा यहां पर और यहां पर, तो जो कोण यहां पर होगा ना, मान लो थीटा कोण है तो यहां पर भी थीटा कोण ही आएगा। इस चीज का ध्यान रखना। तो बच्चों अगर ये थीटा कोण इसके क्रांतिक कोण से ज्यादा है, मतलब थीटा का मान जो है वो IC से ज्यादा है, तो प्रकाश का क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो प्रकाश इस तरीके से पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ऐसे नीचे चला जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से, तो ये नीचे गया और ये भी नीचे गया। अब बच्चों ध्यान से देखना, पैरों से आने वाला प्रकाश, देखो A से आने वाला प्रकाश इधर चला गया और B से आने वाला प्रकाश आगे चला गया। यानी जो इसकी इमेज बनेगी उसके देखो उल्टे पैर हो जाएंगे ना, जैसे भूतनी के होते हैं उल्टे पैर, ऐसे देखो इसके पैर उल्टे हो गए, मतलब पैर नीचे चले गए, फिर इसका ऊपर आ गया। देखो पैरों वाली लाइन को हमने पैरों वाली लाइन के ऊपर ही बनाया,
और इसका जो सर था, हेड था, उसकी लाइन जो है हमारे पास वो हेड के साथ ही मिल रही है। तो हमें यहाँ पे इसका प्रतिबिंब मिलता है। देखो प्रतिबिंब के साथ कोई चेंज नहीं आता, जितनी वस्तु का आकार है उतना ही प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन वो 90 डिग्री से रोटेट हो गया, घूम गया। मतलब अगर वस्तु ऐसी है तो आप नीचे देखोगे तो ऐसी दिखेगी, ठीक है ना। मतलब अगर ऐसी है मतलब ऐसी दिखेगी, ऐसा सर ऊपर आ जाएगा, ऐसा कुछ। मतलब जैसी वस्तु ऐसी है ना, तो इसका प्रतिबिंब हमें कैसा दिखेगा। देखो हमारे पास एक दूसरा पेन भी है, तो ये ऐसा है ना, तो इसका प्रतिबिंब हमें कैसा दिखेगा, इस तरीके से नीचे की तरफ, ऐसे कुछ, ठीक है ना। इसका हेड जो है, ये सर जो ऊपर आ गया, पैर नीचे चले गए, ठीक है। आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। एक दूसरा तरीका भी है सेम प्रिज्म को यूज करने का। अब हम क्या करने वाले हैं, प्रिज्म पे लाइट डालेंगे, लेकिन इस बार हम इसकी ये वाली जो सतह है ना, जिसको हम कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, उसके ऊपर डालेंगे। ये हमने प्रिज्म लिया सफेद कलर का, ये देखो कुछ इस तरीके का, ये 90 डिग्री का है ना। इस बार प्रकाश हम कैसे डालेंगे, इसकी कर्ण वाली सतह पर। देखो देखते, डाल के देखते क्या होता है भाई। चलो ये हमारी वस्तु सामने रख दी मैंने, ये ए बी वस्तु हो गई। इससे वही दो प्रकाश की किरणें मिल निकलेगी, एक इसके सर से निकलेगी और एक इसके पैर से निकलेगी। तो ये सर से निकली और ये पैर से निकली। तो बच्चों देखो एक तो निकल रही सर से, एक निकल रही पैर से। अब वही जैसा मैंने आपको बोला, जितना कोण यहां पर होगा उतना ही कोण यहां पर भी बनेगा। तो हमने क्या करा भाई, अब हम ऐसा बोल के चल रहे कि जो कोण है वो इसके क्रांतिक कोण से ज्यादा है, तो उसका TIR हो जाएगा। TIR हुआ तो नीचे गिरी और ये भी नीचे गिरी। सेम चीज वहां पे देखो, वापस इसका अपवर्तन हो गया। अब इस पे जब मैं अभिलंब बनाऊंगा तो सेम ऐसे बनेगा। तो वापस बच्चों इसका हो जाएगा TIR इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट पे देखो इसका TIR होगा, तो ये ऐसे जाएगी और ये ऐसे जाएगी, है ना। तो देखो कुछ इस तरीके से आगे की तरफ आ गई, ये प्रतिबिंब हमारा यहां बन गया। तो देखो बच्चों ध्यान से देखना, ये हेड से चली हुई लाइट है, ये देखो ये नीचे गई फिर ये ऊपर आ गई। ध्यान से देखो, ये हेड वाली लाइन थी, मतलब ऊपर वाली लाइन थी इसके सर वाली, ये यहां से चली, यहां गई और यहां गई। मैं इसको किसी दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूं। देखो ये इसकी सर वाली लाइन है, देखो सर वाली लाइन कहां गई, नीचे। तो ऑब्वियसली बात है इसके जो नीचे वाली लाइन है वो कहां गई होगी, ऊपर की तरफ। यानी कुल मिला के जो इसकी इमेज बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, यानी उल्टी। यानी इस बार हमने हमारी वस्तु के प्रतिबिंब को 180 डिग्री से रोटेट कर दिया, ठीक है। पहले 90 डिग्री से रोटेट करा था, इस केस में अपन ने उसको 180 डिग्री से घुमा दिया। बच्चों एक लास्ट केस हमारी NCERT और बता दी हमें, वो देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, अब इस बार जो हम प्रिज्म ले रहे हैं वो थोड़ा अलग है। ये एक समलंब चतुर्भुज वाला प्रिज्म है। समलंब चतुर्भुज मतलब ट्रिपीजियम के शेप का एक त्रिभुज है। तो ये हमने लिया, ठीक है। अब ये ट्रिपीजियम जैसा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो अपन क्या करने वाले हैं, ये वस्तु को यहां पर रखेंगे AB, तो हम लाइट डालेंगे इससे। अब देखो बच्चों लाइट कैसे डालनी है, एक लाइट डाली इधर और एक लाइट। अब देखो प्रॉब्लम ये कि पहले तो हम क्या डाल रहे थे, लंबवत डाल रहे थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी, सीधे अंदर चले गए। लेकिन भाई साहब इस बार हो गई थोड़ी सी टेंशन, क्योंकि इस बार आप अभिलंबत नहीं डाल रहे हो, इस बार कुछ कोण बना के डाल रहे हो। जब आप कुछ कोण पे डाल रहे हो, ये हो गया आपका आपतन कोण, देख लो आप, ये है आपका आपतन कोण। और हम क्योंकि रेयर मीडियम से डेंसर में जा रहे हैं, विरल से संघन में जा रहे हैं, तो ये प्रकाश जो है अभिलंब की तरफ झुकेगा, तो झुका दो इसको अभिलंब की तरफ। तो देखो जाना तो इसको ऐसे था, लेकिन ये अभिलंब की तरफ झुक गया, कुछ ज्यादा ही झुक गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से झुक गया ये प्रकाश, देखो ऐसा कुछ है ना। तो आई गेस सबको समझ तो आई गया होगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब यहां से होगा बच्चों इसका TIR। तो यहां से मैं इसके ऊपर अभिलंब डाल देता हूं दो। देखो एक तो यहां पर है और एक यहां पर है, तो यहां से बच्चों हो जाएगा इसका TIR। तो TIR होगा तो देखो क्या होगा, ये लाइट रह गई ऐसे, ये भी लाइट रह गई ऐसे, TIR हो गया इसका यहाँ पे इसका हुआ TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब वापस सेम चीज जैसे पहले वहां पे हुई थी, ये जो है इसके ऊपर हमने दो अभिलंबन बनाए, तो ये देखो कुछ इस तरीके से बेंड हो गया लाइट, ये ऐसे बेंड हो गई और ये हमारी ऐसे बेंड हो गई, ठीक है। तो देखो अब ध्यान से देखना, ऊपर वाली प्रकाश किरण ये रही, नीचे बेंड हुई, नीचे। अब ध्यान से देखो, ऊपर वाली लाइट ऐसे गई, नीचे आई,
ऊपर और नीचे चली गई, मतलब जो इसका सर वाला प्रकाश कहां चला गया, नीचे, और जो बॉटम वाली लाइन है देखो वो कहां चली गई, ऊपर। यानी इसने भी इसको 180 डिग्री से घुमा दिया। कुछ इस तरीके से इसकी इमेज बन गई ए डैश बी डैश। कुछ इमेज इसकी इस तरीके से बन गई, पैरों को हमने ए डैश नाम दिया तो पैरों को ए डैश देंगे हम, ए डैश बी डैश, ये बन गई इसकी इमेज। तो इसने भी इसको 180 डिग्री से घुमा दिया। तो एक्चुअली 3 केसेस हमें प्रिज्म के दे रखे हैं हमारी एनसीईआरटी में, जहां हम टीआईआर का यूज करके किसी भी वस्तु को 180 डिग्री या 90 डिग्री से घुमा सकते हैं। ठीक है, चलो अब क्योंकि हमारे एप्लीकेशन तो जितने भी एप्लीकेशन से टीआईआर के वो सब हो चुके हैं खत्म, तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, गोलीय पृष्ठ और लेंस से अपवर्तन करना है। अभी तक अपवर्तन क्या हो रहा था, 2 माध्यमों के बीच में हो रहा था, क्योंकि आप लोगों को पता होगा अपवर्तन बेसिकली हम मेनली किसके साथ करते हैं, लेंस के साथ, वो भी कैसे, गोलीय लेंस। अब लेंसों की प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम यहाँ पे जो पृष्ठ ले रहे हैं बच्चों, कैसी पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ। मतलब मान लो हमारे पास ऐसे गोल, मतलब इस कर्व शेप की हमने सरफेस ले ली, मतलब ऐसा मान लो कर्व शेप की है इस तरीके से यूं, और उसमें कोई वस्तु रखी है या यहां कोई वस्तु रखी है, तो उसकी वजह से उधर कैसी इमेज बनेगी, या वहां वस्तु अगर अंदर रखी है तो बाहर कैसी इमेज बनेगी, वो अपने को देखना है। तो बच्चों देखो कुछ इस तरीके की कहानी है, कुछ इस तरीके का हमें डिजाइन है दे रखा है अपने को। ये कोई माध्यम है बच्चों, ये वाला ना कोई माध्यम है ना, कोई जैसे कांच वाच कुछ भी आप मान लो, कांच को तो कैसे बनाऊं मैं, ठीक है, तो ये कोई भी माध्यम है, और ये बाहर सिर्फ और सिर्फ एयर ही एयर है। तो यहाँ पर बच्चों वायु है, या कोई भी माध्यम है, कोई कुछ भी हो सकता है, जिसका अपवर्तनांक कितना बच्चों, n1, तो इसको वायु नहीं बोल करके माध्यम 1 बोल देते हैं। इसका अपवर्तनांक कितना बच्चों, n1, और इस जो भी कांच है या जिस भी मटेरियल का बना हुआ है उसके अपवर्तनांक को बोल देते हैं n2। अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि भाई यहां पे अगर मैं वस्तु को रख दूं तो उसका इमेज क्या बनेगा, है ना, प्रतिबिंब कहां बनेगा, वो देखना है अपने को। मान लो बच्चों अब यहां से चले, ये कोई हमारे पास वस्तु रखी है ऊपर, प्रकाश जो है इसके ऊपर गिरा इस गोलीय सतह पर। अब हमें पता है कि जब प्रकाश इस गोलीय सतह पर गिरेगा, क्योंकि वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, n1 विरल है, n2 सघन है। लिख देता हूं मैं, n1 क्या है हमारा, विरल, और n2 हमारा क्या है, सघन। तो अगर वो n1 से n2 की तरफ जा रहा है तो वो अभिलंब की ओर झुकेगा, क्योंकि वो विरल से सघन में जा रहा है। तो यहां पे पहले अपन इसके लिए बना देते हैं एक नॉर्मल यानी एक अभिलंब। तो बच्चों एक्चुअली इस सरफेस का जो नॉर्मल है, यानी सरफेस का जो अभिलंब होगा वो कहां गिरेगा, इस सरफेस के वक्रता केंद्र पर। कहां गिरेगा, वक्रता केंद्र पर। और ये हो गया हमारे पास इंसिडेंट एंगल, मतलब एंगल ए। अब क्योंकि प्रकाश किरण जो है विरल से संगन की तरफ जा रही है, तो ये अभिलंब की तरफ झुकेगी, तो इसको झुका देते हैं। तो अभिलंब की तरफ कैसे झुकेगी, इस तरीके से, कुछ जानी तो सीधी थी लेकिन अभिलंब की तरफ झुक गई। और ये जो कोण बना बच्चों, इस कोण का नाम है एंगल हमारा आर, और यहां पर बन गया बच्चों इसका प्रतिबिंब, इमेज। तो ये ऑब्जेक्ट मतलब ओ, आई मतलब इमेज। आई ओ का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु यहां पर रखी है, या जिसको अपन बिंब भी बोलते हैं। और हमारे पास आई क्या बच्चों, आई हमारे पास इमेज, जिसको अपन बोलते हैं प्रतिबिंब। अब होगा हमारे पास ये बच्चों प्रतिबिंब। ठीक है, आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई। तो बच्चों अब जो वस्तु है वो किसमें रखी है, विरल माध्यम में, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, सघन माध्यम में। तो बच्चों अब मुझे करना क्या है, मुझे एक काम करना छोटा सा, मुझे n1 n2 और जो भी इसकी वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या बच्चों क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस, यहां से इस c की डिस्टेंस जिसको अपन r बोल रहे हैं, इन तीनों में मुझे चाहिए संबंध। n1 में, n2 में और r में, इन 3 चीजों में मुझे क्या चाहिए, संबंध चाहिए। एक चीज पर, 2 चीजें अपन और इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे, वो है इस वस्तु की, इस बिंदु को अपन बोल देते हैं, जैसे लेंसेस में जैसे वहां पे ध्रुव होता था, यहाँ पे हमारे पास होता है बच्चों ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर है, जिसको अभी के लिए हम चलो P बोल देते हैं। ठीक है ना, पर है ये प्रकाशिक केंद्र, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर O से स्टार्ट होता, पर मैंने O उसको बोल दिया, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो प्रकाशिक केंद्र की इससे जो दूरी है वस्तु की, उसको क्या बोलते आ रहे हैं हम शुरू से, U, तो इसको भी U ही बोलेंगे। और हमारी प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, V पर, तो इसको हम V ही बोलेंगे। तो हमें U में, V में, R में, N1 में, N2 में, इन 5 पैरामीटर्स में रिलेशन चाहिए। कैसे निकाले,
तो बच्चों बहुत आसान है, स्नेल के नियम का उपयोग करके हम इनमें रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं स्नेल के नियम के लिए बोलूं तो मैं बोलूंगा स्नेल के नियम से। ध्यान रखिएगा हमें रिलेशन किसमें चाहिए, यू में, वी में, आर में, N1 में और N2 में। हमें और कुछ पता ही नहीं, ना मुझे I पता है ना मुझे R पता है, मुझे बस 5 पैरामीटर पता है। कौन कौन से, N1 पता है, N2 पता है, और हमारे पास U पता है, V पता है, और हमारे पास R पता है। वस्तु कहाँ रखी है, विरल माध्यम में। इमेज क्या बन रही है, सघन माध्यम में। वस्तु कहाँ रखी है, विरल माध्यम में, और इमेज क्या बन रही है, सघन माध्यम में। तो बच्चों अगर स्नेल के नियम से मैं बोलूं तो स्नेल के नियम से हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है ना, अपवर्तनांक होता है, क्योंकि प्रकाश इससे इसमें जा रहा है, इससे इससे में जा रहा है, तो इसका अपवर्तनांक लेंगे इसके सापेक्ष। तो हम लिखेंगे N21 बराबर साइन I बटा साइन R। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम ऐसा मान के चलेंगे कि हमारे जो कोण है ना I और R, ये बहुत छोटे छोटे हैं। तो मान लेते हैं I व R अत्यंत सूक्ष्म है, मतलब बहुत छोटे, 30 डिग्री से कम है, अत्यंत सूक्ष्म है। अतः जो साइन I है उसका लगभग मान किसके बराबर होगा, I के, और साइन R जो है उसका लगभग मान किसके बराबर होगा, R के। तो हमें मिला N21 बराबर बच्चों I अपॉन R। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। समस्या क्या है, समस्या ये है कि मुझे I और R की वैल्यू पता ही नहीं है, तो मुझे I और R की वैल्यू निकालनी। अब मैं I और R की वैल्यू कैसे निकालूं, तो बच्चों बहुत आसान है I और R की वैल्यू निकालना। और I और R की वैल्यू चाहिए किसकी फॉर्म में, U में, V में, R में। N1 N2 तो यूज हो चुके हैं, तो हमें I और R की वैल्यू चाहिए U, V और R की फॉर्म में। N1 और N2 की फॉर्म में आप निकाल ही नहीं सकते। अब सोचते हैं क्या करें। ठीक है भाई, तो हम एक काम करते हैं भाई, अब मैं एक छोटा सा काम करने वाला हूं, कुछ अज्यूम करने वाला हूं। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं बोल रहा हूं कि भाई मान लो कि इन लोगों ने, इन तीनों ने जो कोण बनाया है, किन्होंने, वस्तु ने, हमारे C ने या हमारे I ने क्षैतिज के साथ, मान लो एक ने अल्फा बनाया है, एक ने बीटा बनाया है, एक ने गामा बनाया है। बच्चों इसका ऑर्डर चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह गामा, या इनकी जगह कुछ और लिखना हो आपको ABC लिखना, आप ABC लिख दो, XYZ लिखना XYZ लिख दो। जो कोण मानने की आपकी इच्छा है उसके लिए आप बिल्कुल फ्री हो, और इनका ऑर्डर भी चेंज करोगे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस निकालना क्या है, दिमाग में याद रखिएगा I और R बस। तो हमें I और R की पहले वैल्यू अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई। तो हम इनको नाम दे देते हैं, जैसे हम इस त्रिभुज को नाम दे देते बच्चों, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं M। अब प्रॉब्लम ये है कि I और R में अल्फा बीटा गामा के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं आएगा जब तक कोई त्रिभुज नहीं बन जाता, क्योंकि त्रिभुजों में कोणों के मध्य हम संबंध निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, M से इस जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष, उस पर एक लंब डालेंगे। तो हम इस M से मुख्य अक्ष पर एक लंब डालने वाले हैं। तो हमने यहां से एक लंब डाला है जो इसको N पे जाके मीट करा रहा है। तो लिख देते हैं अपन M से N पर लंब डाला, M से N पर एक लंब डाला अपन, एक लंब डाला गया है, डाला गया है। ठीक है, तो अपन ने N से M के ऊपर एक लंब डाल दिया। ठीक है, एक परपेंडिकुलर डाल दिया। अब परपेंडिकुलर डालने के बाद अब हमें त्रिभुज दिख रहे हैं, तो हम I और R का मान अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में निकालेंगे। तो बच्चों देखो इस त्रिभुज को थोड़ा सा फोकस करना, क्योंकि इस लाइन को हमने बाहर की तरफ खींचा है, ये वाला OCM बना देता हूं मैं पीछे यहां पे वापस। देखो कुछ ऐसा है, ये हमारे पास हो गया O, ये हो गया C और ये M। तो बच्चों देखो OCM में देखो, बस मैंने इसको बाहर खींचा, बाकी सबको भूल जाओ 2 मिनट के लिए। तो ये हमारा कौन है बच्चों, I, ये हमारा कौन है अल्फा, और ये कौन है हमारे पास बीटा। तो बच्चों आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि I कोण जो है हमारा वो बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल है, और हमारा अल्फा और बीटा कैसे, आंतरिक कोण है। तो जो हमारा I है वो किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा के। हम लिख सकते हैं जो I है वो किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा के। तो हमें एक रिलेशन तो मिल गया, इस रिलेशन का अपने को यूज करना है। इसको भी डाल देते डब्बे में, इसको डालते समीकरण नंबर 1, इसको डाल देते समीकरण नंबर 2। अब चाहिए मुझे कोण R, अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में। R कहां दिख रहा है, ये रहा भाई। तो R के साथ देखो त्रिभुज कौन कौन बना रहा है, MIC,
दिख रहा है ये वाला, थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं इसको, तो कोई MIC रहा। तो बच्चों इस MIC त्रिभुज में देखो, पीछे बना देता हूं इसको मैं। तो इस MIC के अंदर जो कुछ इस तरीके का दिख रहा था, ठीक है ना, ये था M, ये I, ये C। इस MIC में बच्चों ये वाला जो कोण है ये हमारे पास है R, और क्या हमारे पास बाहर वाला एक कोण है बीटा, और अंदर एक गामा भी है। तो उसको थोड़ा बाहर खींच लेते हैं। ये मेरे को बीटा दे रखा है, मतलब हमने माना है इसको, तो और ये हमें गामा हमने ये भी अज्यूम किया है। तो बच्चों एक साफ साफ रिलेशन दिख रहा है कि जो बीटा है वो बाह्य कोण है वो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होगा, जैसे पहले बोला था। बीटा जो है किसके बराबर हो गया, R प्लस गामा। पर मैं बीटा थोड़ा निकालना चाहता हूं, मुझे तो चाहिए R। R कैसे आएगा बच्चों, R हमारे पास आ गया बीटा माइनस गामा। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब बच्चों प्रॉब्लम अभी भी नहीं खत्म हुई, क्योंकि हमें अल्फा बीटा गामा का भी तो मान नहीं पता। चलो ठीक है, हमने I और R की वैल्यू अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में निकाल दी, लेकिन अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कहां से लाऊं? तो बच्चों अब हमें वापस इन त्रिभुजों पे जाना पड़ेगा। अल्फा बीटा गामा का मान निकालने के लिए हम सबसे पहले tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा का मान निकालेंगे, और फिर उसमें बोल देंगे कि कोण बहुत छोटा है, जो कि है ही। तो tan अल्फा का लगभग मान अल्फा के, tan बीटा का लगभग मान बीटा के, और tan गामा का लगभग मान गामा के बराबर मानेंगे। यही इसका लॉजिक है, और वो इन I और R के मान में डालेंगे, और I और R का मान वापस इस इक्वेशन में। तो 3 स्टेप है, स्नेल लॉ लगाया, I और R में n के साथ रिलेशन पाया, उसके बाद I और R के लिए अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में निकाली, पर अल्फा बीटा गामा तो पता नहीं, तो tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा निकाला, उनका लगभग मान अल्फा बीटा गामा के बराबर बोला। वो बोलने के बाद हमने क्या बोला कि भाई अब रख दो tan अल्फा बीटा गामा का मान इन इक्वेशंस में, फिर वापस बैक ट्रैकिंग, ऊपर से नीचे गए, नीचे से वापस ऊपर जाएंगे। देखो अपन ये करने वाले हैं। अब अपन निकालने वाले हैं बच्चों tan अल्फा। तो tan अल्फा निकालने के लिए मुझे कौन सा त्रिभुज चाहिए, ये रहा अल्फा, देखो ये रहा MNO, त्रिभुज MNO। थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए, ये रहा tan MNO, ठीक है। इसको पीछे बना देता अपन, तो लिख देते हैं त्रिभुज MNO में। तो बच्चों त्रिभुज MNO में देखिएगा जरा, ये है MNO, ये हमारे पास है अल्फा, ये O, ये N और ये M, ठीक है, ये M है हमारा। हाँ, तो बच्चों tan अल्फा किसके इक्वल होता है, tan अल्फा होता है लंब बट्टा आधार। तो ये लंब है हमारे पास MN और आधार है हमारे पास OP। आसान। ऐसे मुझे चाहिए बच्चों tan बीटा, वो आ रहा है इस वाले त्रिभुज में MNC, तो इसको पीछे ले लेते हैं। तो हमारे पास MNC, ये हो गया हमारे पास बीटा। बच्चों हो गया हमारे पास tan, लिख देते हैं त्रिभुज MNC में MNC tan बीटा इज इक्वल्स टू वापस MN अपॉन NC, MN अपॉन NC। एक लास्ट हमारे पास बच्चा बच्चों ये गामा। अब देखो ये गामा, अब वही लेना, त्रिभुज समकोण होना चाहिए। तो देखो ये रहा MNI कॉलेज, MNIT, तो ये हमारे पास MNI हो गया, ये रहा, ठीक है बच्चों, ये रहा MNI, ठीक है। देखो कितनी सारे डायग्राम को कितनी बार मैंने वो कर दिया है। तो ये हमारे पास एक MNI बना देते हैं, ये हो गया M, ये N और ये I, और इसके साथ बन रहा है बच्चों गामा। तो लिखेंगे अपन त्रिभुज MNI में tan गामा किसके बराबर हो गया बच्चों, MN अपॉन NI। पर बच्चों बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि जितनी भी दूरियां, चलो ठीक है सारी बात ठीक है, लेकिन जितनी दूरियां वो तो हम P से मापते हैं, जैसे U की, V की, R की, सबकी तो P से है। तो वही केस जो अपन ने पहले अज्यूम किया था जब अपन ने दर्पण सूत्र व्युत्पन्न किया था, कि हम इसको मान के चलते कि इसका कर्वेचर काफी कम है, मतलब हम मान के चल रहे हैं कि भाई हमारा जो द्वारक है वो छोटा है, और जो इसका मतलब द्वारक छोटा है, लेकिन इसका जो सर्किल से बनने वाला, सॉरी जो स्फीयर बनने वाला, जो गोला बनने वाला बहुत बड़ा है, और जो लाइट है वो उसके बहुत पास में, उसके बहुत क्लोज इसके ऊपर डाल रहे हैं अपन, इसीलिए N और P क्या होंगे, बहुत पास में होंगे। तो अपन ये लिखेंगे, माना अब हम कि भाई जो द्वारक है, द्वारक अत्यंत सूक्ष्म है या छोटा है, अत्यंत छोटा है, एवं
प्रकाश की किरणें उसके बहुत पास में डालिए ना, बस लेंस से दूर दूर नहीं डालिए, बहुत पास पास में डालिए। एवं प्रकाश मुख्य अक्ष के पास में डाला गया है, मुख्य अक्ष के पास में डाला गया है। अब बहुत पास में डालेंगे तो मान के चलेंगे कि हमारा n और p आपस में क्या होंगे, कोइंसाइड करेंगे, एक ही बिंदु पर होंगे। अतः n व p एक ही बिंदु पर होंगे, एक ही बिंदु पर होंगे, बिंदु पर होंगे। तो अगर m और p एक ही बिंदु पर होंगे तो बच्चों ऊपर वाले रिलेशन थोड़े से चेंज हो जाएंगे, और साथ के साथ ये भी बोलेंगे अपन, साथ में अपन बोलेंगे साथ ही अल्फा बीटा गामा व गामा बहुत छोटे एंगल हैं, बहुत छोटे कोण हैं, बहुत छोटे कोण हैं। अतः tan अल्फा जो अल्फा के बराबर, जिसमें n किससे रिप्लेस हो गया बच्चों, क्योंकि n p पर है, n p पर है तो n की जगह कितना आ जाएगा p, तो जहां जहां n लिखा है सब जगह p लिख डालो। चलो हो गया तुम्हारा काम। तो हम लिख देते हैं tan अल्फा का जो लगभग मान है वो किसके बराबर आएगा, अल्फा के, और वो किसके बराबर है, mp, जहां पे n था वहां पे डाल दो p। बच्चों यहाँ पे हमारे पास o n आएगा, यहाँ हमने थोड़ी सी मिस्टेक करी है, n की जगह p पहले लिख दिया था, यहाँ o n था ना, क्योंकि त्रिभुज में अपने को n लिखना था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, अब आ जाएगा OP। ऐसे tan बीटा का लगभग मान किसके बराबर आ जाएगा, बीटा के बच्चों, और इसका मान किसके बराबर है, MP अपॉन n। यहाँ पे n की जगह कितना आ जाएगा बच्चों, P, तो PC। और ऐसे tan गामा का लगभग मान किसके बराबर हो जाएगा, गामा के MP अपॉन ni की जगह हमारे पास आ जाएगा, ni की जगह कितना आ जाएगा बच्चों अपने पास, PI। तो ये समीकरण नंबर 4, ये 5 और ये 6। अब हमारे पास अल्फा का मान भी है, बीटा का मान भी है, गामा का मान भी है, इन तीनों का मान अपन रखेंगे समीकरण नंबर 2 और 3 में, जहां पे अपने को आई और आर का मान दिया हुआ है। तो अल्फा बीटा व गामा का मान समीकरण 2 व 3 में रखने पर, 2 व 3 में रखने पर बच्चों रख दिया तो हमें क्या मिला, देख लो, खुद आप देख लो। हाँ जी, तो हमारा आई किसके बराबर था, अल्फा प्लस बीटा के। आई किसके बराबर हो गया, अल्फा का ये रहा MP अपॉन OP और प्लस बीटा MP अपॉन PC। इसको डालो समीकरण नंबर 7। ऐसे आर किसके बराबर था बच्चों, वो था बीटा माइनस गामा के। तो क्या हमारे पास बीटा का मान कितना है, MP अपॉन PC माइनस गामा क्या हमारे पास, MP अपॉन PI। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 8। अब हमारे पास I का मान भी है, अब हमारे पास R का मान भी है। इसको डाल दो सबसे पहली इक्वेशन जो हमारे पास थी स्नेल के नियम वाली में। तो देख लो समीकरण 7 व 8 का मान 1 में रखने पर, दोनों का मान जब अपन 1 में रखा तो बच्चों वहां पे फॉर्मूला हमारे पास क्या था, पीछे चलते हैं वापस, n21 बराबर I बटा R, n21 बराबर I बटा R। तो I का मान कितना आ गया बच्चों, ये रहा I का मान, पूरा का पूरा डाल दो। I हमारे पास MP अपॉन OP प्लस MP अपॉन PC, और भाग में कितना आएगा, MP अपॉन, यहाँ पे देखो PC माइनस MP अपॉन PI। बस कुछ नहीं मान रखा है, तो हमारे पास मान आ गया है n21 का। और बच्चों आएगा सबको पता होगा n21 क्या होता है, n2 बट्टा n1, n2 बट्टा n1। फिर इसका कर देंगे अपन वज्र गुणा, एलसीएम नहीं ले लेना कोई, एलसीएम ले लोगे बुरी तरीके से फंस जाओगे, इसलिए अपने को एलसीएम नहीं लेना। मैं तो कॉपी पेस्ट कर रहा हूं बस, देखो अब करो वज्र गुणा, इसका इससे, इसका इससे, वज्र गुणा करा तो हमें कितना मिला, n2 का मान किसके साथ, MP अपॉन PC माइनस MP का, MP के साथ PI, P अपॉन मतलब अपॉन में PI बराबर n1 MP
अपॉन ओपी और प्लस एमपी अपॉन पीसी। तो बच्चों आपको ये बात दिख रही होगी कि जो हमारा एमपी है वो सब में से कॉमन आ रहा है, यहां से भी और वहां से भी कॉमन ले लेते क्योंकि हमें तो पता भी नहीं वैसे भी उसका मान। ठीक है, देखो कॉमन लिया, जो एमपी कॉमन लिया यहां से, अंदर बचा 1 अपॉन पीसी माइनस 1 अपॉन पीआई बराबर n1 में से भी यहां से भी लिया तो mp बाहर आ गया, अंदर बचा 1 अपॉन ओपी प्लस 1 अपॉन पीसी। और बच्चों हमने यहां से इस वाली टर्म से इस वाली टर्म को काट दिया। अब आती है इनके मान रखने की बात, पीसी की, पीआई की, और जो भी हमारे पास जो भी मान हमारे पास आ रहे हैं उन सबका मान अपने को यहाँ पे रखना है। तो बच्चों पीछे वापस एक बार चलते हैं, इनका मान निकालते हैं, पीसी की, पीआई की, इन सबका मान। तो बच्चों देखो यहां लिख देते हैं पीसी किसके बराबर, देख लीजिए आप, पीसी एरा, पीसी किसके बराबर बच्चों, आर के बराबर, क्योंकि राइट हैंड साइड पे वही साइन कन्वेक्शन यूज करना भाई, तो राइट हैंड साइड पे इसलिए इसका मान आ जाएगा बच्चों प्लस का आर। एक अपने को चाहिए पी आई, पी आई बच्चों देखो किसके बराबर है, वी के राइट हैंड साइड में इसलिए प्लस का वी। और एक बच्चों अपने को चाहिए पी ओ, क्योंकि इस बार ये लेफ्ट में है, बाई तरफ है तो माइनस का यू। हमारे पास हो गया पी ओ जो किसके बराबर हो गया, माइनस के यू के। तो ये हमारे पास 3 मान हो गए, इसको उठाओ और पीछे डाल दो, जहां सी है वहां आर आएगा, जहां आई है वहां वी आएगा, जहां ओ है वहां पे कितना आएगा, माइनस का यू। तो बच्चों देखो यहाँ पे कितना हो गया, N2 के साथ C, C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब 1 अपॉन R, माइनस I के साथ कौन आता है, V बराबर N1, O मतलब ऑब्जेक्ट, इसके साथ कौन आता है, माइनस का U और प्लस 1 अपॉन R। तो बच्चों ये हमारे पास सारा का सारा फॉर्मूला आ गया, बस इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना, हमारा रिजल्ट जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अब इसको एक बार वापस पीछे लिख करके एक बार सॉल्व कर देते हैं। तो देखो N2 के साथ कौन आ रहा है, अंदर 1 अपॉन R माइनस का 1 अपॉन V, और N1 के साथ कौन आ रहा था, माइनस का 1 अपॉन U और माइनस का शायद 1 अपॉन R था। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, मेरी याददाश्त बड़ी कमजोर है, नहीं प्लस था, देखो गड़बड़ हो जाती है अभी। तो यहाँ पे आ रहा है प्लस का 1 अपॉन R ना, बाकी सब ठीक है। ओके, अब बच्चों बस R वाली टर्म को एक तरफ रखना, आपका काम खत्म। तो ये हो गया N2 अपॉन R माइनस N2 अपॉन V बराबर N1 अपॉन U विद नेगेटिव साइन और प्लस N1 अपॉन R। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर शिफ्टिंग करें, शिफ्टिंग खेलते हैं। तो बच्चों क्या करेंगे अपन, इन भाई साहब को ले आएंगे इधर क्योंकि इनके साथ R है, और इनको इधर पटक दो क्योंकि इनका कोई काम नहीं है। तो देखो N2 अपॉन R माइनस N1 अपॉन R, प्लस था वहां पे जाके यहाँ पे आके माइनस हो गया, N2 अपॉन V यहाँ पे जाके बच्चों प्लस हो गया, और माइनस का N1 अपॉन U तो था ही। तो बच्चों ये हमारे पास जो आया है, गोलीय सतह से अपवर्तन का एक सूत्र आ गया है, जहां पे N1 N2 इन माध्यम के अपवर्तनांक है, U जो हमारा वस्तु से दूरी है, और R जो हमारे पास वक्रता त्रिज्या है। कहीं जगह आपको फॉर्मूला ऐसा भी मिलेगा, N2 माइनस N1 अपॉन R इज इक्वल्स टू N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन R, N1 अपॉन U, ये भी मिलेगा। ठीक है, याद करना काफी इंपॉर्टेंट है, आसान भी है, और ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि अभी अपन जब लेंस मेकर फॉर्मूला करेंगे तो ये हमारी बहुत 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 हेल्प करेगा, इसके बिना वो फॉर्मूला डिराइव हो ही नहीं सकता। तो आई गेस बच्चों यहां तक सो आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो अब क्या करने वाले हैं, अब जो है अपन इस फॉर्मूले के साथ एक और फॉर्मूला डिराइव होता है। वो फॉर्मूला क्या है कि भाई अभी हमने माना था कि वस्तु कहां रखी हुई है, विरल माध्यम में, और प्रतिबिंब का बना था हमारा सघन माध्यम में। अब मैं उल्टा कर रहा हूं, अब आपको एक डेरिवेशन घर से करनी है, आपका होमवर्क है, और आपको रिजल्ट तो मैं बता रहा हूं, डेरिवेशन आप अपने बेसिस पे कीजिएगा, आसान है बिल्कुल, कॉपी है इसकी। वो ये है कि भाई इस बार हम मान के चलेंगे कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है, वो बन रहा है हमारे पास विरल माध्यम में, और वस्तु का रखी हुई है सघन माध्यम में। तो इस बार उल्टा करेंगे, बाकी सब कुछ सेम ही है। देखो तो ये कुछ इस तरीके का है ना, बिल्कुल सेम पहले जैसे डायग्राम बनाया मैंने, बस इस बार ये वो N2 हो गया, ये हमारे पास N1 एज यूजुअल, बस इस बार वस्तु यहां रखी है। ठीक है, तो अगर वस्तु यहां रखी है, अगर प्रकाश किरण इससे चलती है तो ऑब्वियस ही बात है, अब क्योंकि सघन माध्यम में रखी है और प्रकाश सघन से विरल में जाना चाहता है तो अभिलंब से दूर की तरफ हटेगा। तो हटाने से पहले एक सबसे पहले रेफरेंस के लिए मुझे इसका क्या मानना पड़ेगा, अभिलंब जो कहां कट करेगा, सी पर। ठीक है,
ये हमारा हो गया आपतन कोण यानी एंगल आई। अब क्योंकि जाना तो कहां चाहती थी, जाना चाहती थी मैडम यहां पर, प्रकाश किरण यहां जाना चाहती थी, पर बेचारी को अभिलंब से दूर की तरफ हटना पड़ा क्योंकि सघन से विरल की तरफ जा रही है, इसलिए मुड़ करके कुछ इस तरीके से हो गई, इस तरीके से मुड़ी और मुड़ने के बाद यहां गई आ गई, कुछ ज्यादा ही कर्व कर दिया हमने। चलो कोई नहीं, इसको हटा करके वापस बना लेते हैं, है ना, ऐसे कुछ मुड़ गई है, बहुत है, ठीक है, यहां पे मुड़ करके आ गई, प्रतिबिंब बना दिया इसने, आएगी। और ये जो हमारा कोण है, ये वाला कोण क्या बच्चों, एंगल आर, बिल्कुल एज इट इज डेरिवेशन है, नो चेंज। आपको बस कुछ चीजें थोड़ी बहुत चेंज होगी, फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। बाकी हम वही पहले जैसा बोल रहे थे वही सब करेंगे कि इसकी जो, इसको P माना, इसकी इससे दूरी जो हमारे पास U है, इस बार U यहाँ हो गया, ये हमारे पास R हो गया, ये हमारे पास V हो गया, और हमने क्या करा, वही इस बिंदु को M मान लिया, उसके ऊपर एक अभिलंब डाला, सॉलिड की इज्जत है N, ठीक है ना, बाकी सब सेम है। अल्फा बीटा गामा आपकी इच्छा से आप मान लीजिए, मान लो अल्फा मैंने इसको मान लिया, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको बीटा मान लिया, इसको गामा मान लिया, जैसे आपकी इच्छा करे, मैंने आपको बोला था आप चेंज कर सकते हो, बिल्कुल एज इट इज डेरिवेशन करनी है, और आपको रिजल्ट जो है वो प्रूफ करके बताना है। मैं आपको बताता तो रिजल्ट क्या होता है, इजी होता है, आपको बस N1 को N2 से रिप्लेस करना है, जब वस्तु किस में रखी हो, सघन माध्यम में रखी हो, और प्रतिबिंब किस में बने, हमारा विरल माध्यम में बने, तो N2 N1 से रिप्लेस हो जाता है। एक फॉर्मूला ये याद रखोगे तो उसका दूसरा उल्टा फॉर्मूला अपने आप डिराइव हो जाएगा। तो हम बोलेंगे, इस बार फॉर्मूला देखो, वहां पे क्या था, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन R, मैंने ऐसे याद कर रखा है। यह फॉर्मूला क्या बनेगा, N2 की जगह कौन आ गया, N1, तो यहां लिखूंगा N1, यहां N1 की जगह कौन आ जाएगा, N2, तो N2 लिखूंगा मैं, और यहाँ पे हमारे पास N1 माइनस N2 अपॉन ये मेरा R। बच्चों ये फॉर्मूला डिराइव होगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो, ठीक है, रेफरेंस के लिए लिखा था बस मैंने। ये बच्चों सतह कौन सी है, ये जो सतह है हमारे पास, ये उत्तल सतह है, यानी हमने उत्तल सतह से अपवर्तन करा है। अब बच्चों जब आप जैसे होता है कई एग्जाम में, उत्तल की जगह अवतल सतह दे देते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, तो कुल मिलाकर से 4 डेरिवेशन हो जाते हैं। हमने सबसे पहले सतह कौन सी ली, उत्तल, वस्तु को एक बार विरल में रखा, फिर सघन में रखा, फिर सतह कैसे ली, अवतल, एक बार वस्तु को सघन में रखा, विरल में रखा। लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही डेरिवेशन है, वो जो सबसे पहले मैंने आपको करा दिया, ये वाला डेरिवेशन भी एनसीईआरटी में नहीं है, बट हाँ इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी याद नहीं करना। मैंने आपको बताया ना पहला जैसा था, N2 की जगह N1, बस क्या करना है, N2 को N1 से रिप्लेस करना। मैं लिख देता हूं, N2 को N1 से एवं N1 को N2 से प्रतिस्थापित करना है, से रिप्लेस मतलब प्रतिस्थापित करना है, प्रतिस्थापित करना मतलब रिप्लेस करना है, कुछ ज्यादा हिंदी होगी नहीं, मतलब रिप्लेस करना है, ये करना है आपको। ठीक है, आई होप मेरी बात आप सबको समझ आ गई होगी। डेरिवेशन आप डिराइव करेंगे, ठीक है, तो वो कॉनकेव वाला जो पार्ट है बच्चों, आप अपने रेफरेंस के लिए डिराइव कर सकते हो। उसका डायग्राम जरूर मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि कई सारे एग्जाम्स में जैसे और जो बोर्ड्स होते हैं सीबीएसई बोर्ड्स के अंदर आते हैं, ठीक है, आप लोगों के स्टेट बोर्ड्स में नहीं आते हैं, बट कुछ बोर्ड्स में हैं, तो मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बता देता हूं। डेरिवेशन बिल्कुल सेम होता है, कुछ अलग नहीं होता उसमें, ठीक है। तो डायग्राम आई गेस मैं ड्रॉ कर सकता हूं, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। बच्चों इस बार हमारी सतह कैसी है, अवतल सतह। पहले कैसी थी, उत्तल सतह, अब कैसी ले रहे अपन, अवतल सतह, ठीक है। तो देखो इसमें भी दो ही केसेस होंगे हमारे पास, तो देखो इस बार हम थोड़ा सा खुला खुला बनाते हैं, ठीक है। ये वस्तु हो गई हमारी, यहां पर रख देते हैं वस्तु को, ठीक है। तो इस बार ऐसे डालते हैं प्रकाश किरण कि ज्यादा से ज्यादा कोण बना सके अपन। इसके ऊपर अभिलंब डाला अपन ने, तो मान लो ये है हमारा सी, ठीक है, अब थोड़ा बड़ा बन रहा है। तो ये वाला जो कोण है बच्चों, ये कौन सा हो गया, एंगल आई, ठीक है ना। इसको थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं क्योंकि अभी डायग्राम बनेगा ना। अब प्रकाश किरण को जाना कैसा था, ऐसे ऐसे जाना था, लेकिन वो क्या हो गई, अभिलंब की तरफ झुक गई, तो वो कुछ इस तरीके से चली गई। अब गई तो ये कौन बनाया होगा इसने, एंगल आर। अब क्योंकि जब हम देखेंगे ऊपर से कोई देख रहा है तो उसको तो लगेगा ना इमेज यहां बन रही है, तो हम इसको पीछे की तरफ मिला देते हैं कुछ इस तरीके से,
यहां कहीं इसकी इमेज बनेगी बच्चों। तो अगर ये कौन एंगल आर है तो ये वाला भी क्या होगा बच्चों, ये वाला कौन, देखो क्रॉस बन रहा ना, ये कौन आर है तो ये भी क्या होगा, आर होगा। ठीक है, वही सेम केस से अल्फा बीटा गामा आप मान के चलेंगे। इस बिंदु को एम डालेंगे, इस बार ऐसे ही आप एक अभिलंब ड्रॉ करेंगे, बाकी सब कुछ सेम है। जिन भी बच्चों के बोर्ड के अंदर ये है वो आप देख लें। अगर आपको फिर भी लगता है कि आप लोगों से डिराइव नहीं होगा, जिनके बोर्ड में है, तो आप मुझे बोल सकते हैं, हम किसी नेक्स्ट लेसन में इसको डिराइव कर देंगे। ये हमारा यू हो गया बच्चों, ये हमारे पास वी हो गया और ये हमारे पास आर हो गया। ठीक है ना, ये सारी चीजें बहुत कंजेस्टेड डायग्राम है, नो डाउट, बहुत चीजें इसमें समझना बहुत मुश्किल काम है। तो इसके अंदर इसको एक अल्फा मानेंगे, इसको बीटा मानेंगे, इसको गामा मानेंगे। ठीक है, तो आई होप सबको समझ आया होगा इस कंजेस्टेड डायग्राम में। अब दूसरी तरफ हम बोलते हैं कि जब वस्तु है वो कहाँ रखी है, इस बार संघन माध्यम में। अब सोचो मैं इतना बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ तो इतना कंजेस्टेड है, तो तुम तो कॉपी में बनाओगे, तो एक पूरे पेज पे आराम से बना लेना इसको, है ना। इस बार प्रकाश ऐसे जा रहा है, वही अभिलंब हमारा कहाँ पे होगा, इधर की तरफ लेंगे, ये हो गया हमारे पास सी, ये हो गया कोण आई। अब हम क्या चाहते हैं, हम बोल रहे हैं कि हम विरल से, हम सघन से विरल की तरफ जा रहे हैं, तो हम अभिलंब से दूर की तरफ हटेंगे। भाई अब मैं अभिलंब से दूर की तरफ हटूंगा, मेरे को एक बात बताओ, अभिलंब से दूर की तरफ हटने का मतलब है इमेज कुछ ऐसी बनेगी। अभिलंब से दूर कैसे हटेंगे हम, अभी देखो जाना कहाँ है, मेरे को जाना है सीधा ऐसे, तो मुझे तो अभिलंब से दूर की तरफ हटाना है, तो अभिलंब से दूर की तरफ देखो कैसे हटूंगा मैं, कुछ ऐसे। ये हो गया हमारा एंगल आर। अब ऑब्वियसली बात है, ऊपर से कोई देखेगा तो इमेज तो बन नहीं रही है, ऊपर से कोई देखेगा इसे कैसा देखेगा, कुछ इस तरीके का। ठीक है ना, यहां कहीं हमारी इमेज बनेगी इस बार। तो ये वाला अगर आर है तो ये पूरा कौन हो जाएगा हमारे पास इस बार, ये वाला पूरा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल आर। ठीक है ना, वही अल्फा बीटा गामा का सेम कॉन्सेप्ट है, जरा भी चेंज नहीं है। तो आई होप यहां तक सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों इसी टॉपिक पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल हमारी एनसीईआरटी वालों ने डाला है आप लोग के सामने, एक बार आप रीड कीजिए, वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए कि आप लोगों से ये हो जाए, नहीं होता तो फिर हम देखते हैं। चलो क्वेश्चन क्या है, वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच के किसी गोलीय पृष्ठ पर पड़ता है, n बराबर 1.5। अब मतलब इस बार वस्तु कहां रखी है, विरल माध्यम में, और इमेज का बन रही है सघन माध्यम में, यानी डायग्राम फर्स्ट व्यूअर्स वाला बनेगा। एनसीईआरटी वालों ने भी हमें खुश कर दिया है। n1 का मान कितना, 1, और जिसमें वो जा रही है यानी कांच में, उसका अपवर्तनांक हमारे पास 1.5, ऐसा उसने बोला है। इसके बाद बच्चों हमें वक्रता त्रिज्या दे रखी है, मतलब r का मान दे रखा है, r 20 सेंटीमीटर। तो आपको पता है वक्रता त्रिज्या इधर होती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद प्रकाश स्रोत की कांच से दूरी, मतलब वस्तु की कांच से दूरी हमें दे रखी है इसने 100 सेंटीमीटर, और आपको पता है क्योंकि लेफ्ट में रखा है तो कैसा होगा, नेगेटिव। तो सारी चीजें दे रखी है, सीधा सीधा फॉर्मूले में डाल दो ना, क्यों घबरा रहे हो। n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r। तो n2 कितना है हमारे पास, जो दूसरा स्रोत है हमारे पास है 1.5, v प्रतिबिंब कहां बनना हमें पता नहीं, ये पूछा इसने, प्रतिबिंब कहां बनेगा, माइनस n1 कितना बच्चों 1, u कितना है, वस्तु कहां रखी है 100 सेंटीमीटर पे नेगेटिव साइन के साथ, बराबर 1.5 माइनस 1 अपॉन r कितना बच्चों इस केस में, r है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, रख दो, सॉल्व करो। 1.5 v प्लस 1/100 बराबर 0.5 बटा 20। बच्चों पॉइंट हटाओगे नीचे आ जाएगा 0। 5 एकम 5, 5 चौक 20, और ये हो गया 40। इसको ले जाओ बच्चों उधर, 1.5 v बराबर 1/40 माइनस 1/100। बच्चों उसको एलसीएम लेके अपने को करना सॉल्व, तो 40 और 100 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा बच्चों, 40 और 400 100 का हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 4 पंजी 200 एलसीएम आ रहा है इसका। ठीक है ना, तो ये 4 पंजे 20 यानी यहाँ पे आ जाएगा 5, और ये 100 दूनी 200 यानी आ जाएगा 2, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 3/200, और ये किसके बराबर है 1.5 बटा v के। तो मुझे किसका मान निकालना है, v का मान निकालना है। तो आगे देखते हैं, चलो देखो क्या रहा हमारे पास 1.5 बटा v, 1.5 बटा v बराबर
3/200। चलो अब कराते हैं वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे है ना, शस्त्र चला दिया हमने। 1.5 गुणा 200 बराबर किसके हो गया 3v के। चलिए पॉइंट हटाएंगे, नीचे आएगा 10, ये 0 से 0 कैंसिल, गुणा ना करें तो बेटर है, अच्छा रहेगा। अब ये जो 3 है, क्योंकि हमें तो v चाहिए, 3 किस में आ जाएगा भाग में, 15 गुणा 20/3 बराबर v के। तो ये हो गया 3 पंजे हमारे पास 15 और 5 दूनी होगा 10, यानी v का मान कितना हो गया 100 सेंटीमीटर। यानी जहां वस्तु रखी थी प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बन गया। रे डायग्राम कंप्लीट करूं मैं अगर, तो ऐसे रखा है, आपको पता है इमेज कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है। तो वस्तु भी 100 मीटर की डिस्टेंस, 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखी थी और प्रतिबिंब भी 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बना। धनात्मक बनना था क्योंकि राइट में बनना था, इसलिए धनात्मक भी बना है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आंसर हमारा करेक्ट है। अच्छा, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेंस मेकर फॉर्मूला, क्योंकि लेसन बहुत लंबा स्ट्रेच हो चुका है ऑलरेडी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना। तो ये वाला टॉपिक अपन बच्चों करेंगे नेक्स्ट क्लास में, काफी इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट लेसन देखना मत भूलना बच्चों। देखो इसमें बहुत सारी अजीब अजीब सी चीजें बनने वाली है, तो हमने फॉर्मूला भी पढ़ा, उसका यूज है इसमें। तो देखा ना कितनी सारी ब्लैंक स्लाइड्स थी, मतलब काफी लंबा डेरिवेशन तो नहीं यार, ठीक है, मतलब 1-2 पेज में आपके आ जाएगा। तो बच्चों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। जो भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेसन में एक और नए वीडियो के साथ। इस क्लास के लिए थैंक यू, बाय बाय।